फैमिली से बात की, उसमें हमें ये पता चला कि ऑलमोस्ट 65% फैमिलीज जो थी वो फिनेंशियली वल्नरेबल थी, विच मीन्स कि अगर उनके सामने कोई फिनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है सो दे डिडंट हैव इनफ मनी, उनको कर्ज लेना पड़ रहा था। 5 साल में ऑलमोस्ट 67% फैमिलीज ने अपनी जो सेविंग की थी, किसी ने शायद घर खरीदने के लिए, बच्चों को पढ़ाई में भेजने के लिए, जो भी छोटी मोटी सेविंग थी उसे तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी फंड नहीं था, बीमा नहीं था, सोचा ही नहीं मुझे क्या होने वाला है, मुझे क्या बीमा की ज़रूरत है। जीवन बीमा के बारे में अक्सर जब मैं लोगों से बात करती तो कहते हैं यार हमारे मरने के बाद मिलेगा, क्यों लें, क्या फ़ायदा है, इसमें तो कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। हेल्थ बीमा, मैं तो बहुत हेल्थ हूँ, मुझे क्या होने वाला है। और ये सारे जो इग्नोरेंसेस है ना, दैट हैज़ लेड टू फिनेंशियल इनसिक्योरिटी, और इसको कैसे एड्रेस किया जाए इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हेमंत रस्तोगी, CEO वाइस इन्वेस्ट। हेमंत सर, आपके साथ मैंने इतने सारे शोज़ किए हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या आप मुझे दे सकते हैं कि भारतीय इतने फिनेंशियली वल्नरेबल क्यों है, और क्या किया जा सकता है कि वो फिनेंशियली वल्नरेबल नहीं हो? क्योंकि मैं जितने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, आप मेरे से डबल लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे। आई थिंक प्रियंका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और मैं कहूँगा कि हम सभी के अलग अलग कारण हो सकते हैं फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करने के। बट ब्रॉडली हम कब फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं? जब हमें लगता है कि हमारे पास एडिक्वेट पैसा नहीं है, या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हमको लगता है उसके मुकाबले में हमारे पास पैसा नहीं है। आपके खुद के सर्वे में जो बात आई कि 65% लोगों को लगता है कि हम फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं रेफर करना चाहूँगा कुछ 2 सर्वे जो यूएस में हुए पिछले साल, जो फोर्ब्स एडवाइजर और ब्लूमबर्ग वेल्थ ने किए। वहाँ पे 75% लोगों ने कहा कि हमें लगता है समवट हम लोग कि हमें डर लगता है कि हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि नहीं। अब जैसा मैंने कहा, हमारे कारण अलग अलग हो सकते हैं। उसमें जो टॉप 10% टैक्स पेयर्स थे यूएस के, वो भी थे, उसमें मिलेनियर्स भी थे, और उनको कारण पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आप इनसिक्योर हैं। उनको लगता है हमारे पास और पैसा होना चाहिए। तो कारण अलग। 80% लोगों को लगा कि शायद हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम हाउस होल्ड के चैलेंजेस अगर कोई आए या इमरजेंसी आए तो उसको हम हैंडल कर पाएँ। 60% को लगा कि डेट का जो लेवल है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। आई थिंक वही चीज़ बेसिकली हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं। फैक्टर्स कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन होते हैं। 2 चीज़ें देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इंटरनल फैक्टर्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है? वो फैक्टर्स यानी जो हमारे इकोनॉमिक और जो हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, राइट, बेसिकली इकोनॉमिक। उसमें क्या होता है? जॉब लॉस का डर हो सकता है, राइट, हमारे इनकम लेवल्स वो कम हो सकते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है, राइट, जिससे हमें लगता है कि हमारे पास शायद पर्याप्त पैसा नहीं है। वेल्थ की इनइक्वालिटी हो सकती है। पर्सनल लेवल, जो इंटरनल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो पर्सनल लेवल पे है, और वो रिलेटेड है हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस से। हमारी लैक ऑफ सेविंग्स, हम सेविंग नहीं करते, हमारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक नहीं है। हम रिस्क मैनेजमेंट को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो नहीं देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस हो, हमारे पास इमरजेंसी फंड हो। आपके ही सर्वे में ये चीज़ बाहर आई कि 22% लोगों को अपनी लाइफ टाइम सेविंग को ख़त्म करना पड़ा वो मेडिकल इमरजेंसी को टैकल करने के लिए। दूसरा आई थिंक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जहाँ पे हमें लगता है कि लोगों को वेल्थ क्रिएशन नहीं होता और जो इनको लगता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, और वो कारण है ओवर रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, राइट, कि हमारा पैसा जो है बैंकों में रहे। अभी भी हम देख रहे हैं बैंकों में रहे हमारा पैसा, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद रहे, या फिर स्मॉल सेविंग में रहे। तो क्या होता है कि आप सेविंग भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। तो आई थिंक ये कुछ कारण है, और उसमें थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। थोड़े से संक्षेप में बता दूं कि जैसे मुझे लगता है हमारा जो ज़्यादातर लोगों का जो प्रोसेस है सेविंग करने का, वो ये है कि पहले खर्चा करेंगे और फिर हम बचाएंगे। तो या तो कुछ बचेगा नहीं, राइट, या फिर उतना नहीं होगा जितना हमें ज़रूरत है। तो वो उसमें बदलाव की ज़रूरत करने की ज़रूरत है हमें, कि हम करें कैसे। वो कैसे होगा? आप थोड़े डिसिप्लिन लेके आइए, थोड़ा बजटिंग कीजिए, आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे। आप पहले सेव करेंगे फिर स्पेंड करेंगे, वो ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो मिलना चाहिए वहाँ पे। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो एडिक्वेट भी हो और साथ ही सही प्रोडक्ट भी हो। ऐसा नहीं कि आप दोनों को कंबाइन करके इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस को आपको लगता है कि सारा काम हो जाएगा, वो नहीं होगा। मतलब सेव कर रहे हैं पर प्रॉब्लली नॉट इन द राइट डायरेक्शन। रिस्क को नहीं सोच रहे हैं कि मुझे क्या, मैं तो ही मैन हूँ, मुझे क्या होने वाला है। नहीं, बट वो तो है ही, जैसा मैंने कहा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है कि अगर
लोग बचत कर भी रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर वही सही तरीके से, उसमें not in एक the right एनकरेजिंग direction. चीज ये हो रही है कि हमने देखा हमारी एसआईपी म्यूचुअल फंड की जो बुक है वो 18,900 करोड़ हो गई, और भी एनकरेजिंग चीज ये है कि वो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है वो एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है जहाँ पे लोग इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं। सही मायने में मुझे लगता है अभी समय आ गया कि इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि खाली रिटर्न से काम नहीं चलेगा, आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाना पड़ेगा, और वो शायद आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, आपका जो प्लानिंग है, एसेट एलोकेशन जो हम बात करते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान होगा तो डेफिनेटली हम देखेंगे आगे जाके ये डेफिनेटली चेंज होगा, वो जो नंबर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कम होगा। Right, sir. Ms. Poonam, I would like to ask you, a trend that has been continuing this year is a job loss. Being a salaried person, a job loss is a major crisis. Today, in terms of savings, what can a person do financially to protect themselves against such kind of unforeseen future events? So what you've asked me is typically a question about emergency fund planning for emergency situation. जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो इमरजेंसी फंड्स का है। एंड इमरजेंसी जैसे आपने कहा कैन बी ऑफ एनीथिंग, ना सिर्फ जॉब लॉस बट हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू है, सोशियो इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम्स आई है, नेचुरल कैलामिटी हुई है, और फैमिली में कुछ केयर गिविंग की कुछ सिचुएशन आ गई है, कुछ कैजुअलिटी हो गई, एनीथिंग कैन बी इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो उसके लिए हमें तैयारी रखनी सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का। ये बिल्कुल उस तरह है हिमानी जैसे हम कहेंगे कि हम गाड़ी में लंबी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो क्या आप उस ट्रिप में एक स्पेयर टायर स्टेपनी के बिना जाएंगे? आप सोच भी नहीं सकते। जहां आप एक सिंपल ट्रैवल की बात कर रहे हो, जहां बहुत सारी मदद आपको मिल सकती है, वहां आप स्पेयर टायर यानी एक इमरजेंसी की तैयारी करे बिना नहीं निकलते। तो वहां हम अपनी लंबी लाइफ की बिना इमरजेंसी फंड्स के तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो पहला स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग होता है इमरजेंसी फंड क्रिएशन। अब वो कितना होना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, ये दो अहम सवाल हैं। तो जिसके लिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं, पहले हम 3 से 6 महीने की कहा करते थे फंड्स आपके पास होने चाहिए, और फंड्स वो हैं जो आप हर महीने स्पेंड करते हैं टूवर्ड्स योर डेली एक्सपेंसेस, या आपकी EMI समझ लो, या आपकी और कोई भी हर महीने के जो खर्च होते हैं वैसे। अब हम आफ्टर कोविड कहते हैं 6 से 9 महीने तक का आपका ऐसा फंड ऐसी जगह पार्क होना चाहिए जहाँ पे आप जब चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा करने से आप जो फिनेंशियल सिक्योरिटी महसूस करेंगे वो एक अलग लेवल की है। और उसमें जो आपने बताया 65% ऑफ द पीपल स्टिल फील वनरेबल अबाउट देयर फाइनेंशियल्स एंड दिस थिंग्स, तो उसमें आप ज़रूर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड करें, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग। और साथ में एक रिस्क कवर तो बहुत ज़रूरी है, जैसे हेमंत सर ने भी अभी ब्रॉड कैटेगरीज में बताया। तो ये सब मिला जुला के एक इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, और जो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आपको अपने रिस्क का ख्याल रखना है। कीर्तन, वो कौन सा मिस्टेक है जो आपको लगता है कि हमें फाइनेंशियली इनसिक्योर बनाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने बात कर ली कि सेविंग not in the right way, secondly not caring for your risks, you know, you overlook your risk. तो आपको क्या लगता है वो कौन सा मिस्टेक है जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि आपको ये करना चाहिए so that आप आगे जाके फाइनेंशियली सिक्योर बन सकें? आई थिंक रिस्क पे थोड़ा सा एक अगर इनपुट दे सकता हूँ तो प्लीज। क्या मुझे ऐसा लग रहा है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एवरीबडी टॉक्स अबाउट सेविंग, नोबडी टॉक्स अबाउट रिस्क. But saving is worthless if you've not taken care of your risk. And I'll tell you why, because I believe this and I keep talking about this quite regularly. It's very commonly said, India में 90% लोग bankruptcy से एक hospitalization away है. आपको एक hospitalization हो गया, bankrupt हो जाओगे. 90% लोग इंडिया में आज ऐसे हैं. People are going below the poverty line because of हेल्थ इमरजेंसी. 100%. घर अपना जमीन बेच के, घर बेच के इलाज के लिए जा रहे हैं. Imagine everywhere, you, me, everybody is talking about getting these guys to start investing early.
मान लीजिए एक 25 साल का इंडिविजुअल है जो उसको पहली जॉब मिली, उसने 5,000 की SIP स्टार्ट कर दी, 5 साल में 60 महीनों में उसने 5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया रिटर्न के साथ। एक हॉस्पिटलाइजेशन और उसको शायद पर्सनल लोन लेना पड़ेगा उसको भरने के लिए, तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ भी फायदा हुआ? मेरे हिसाब से नहीं, राइट? तो I think the biggest thing that everybody has to understand, at least the way I look at it, is investment is worthless unless you have your risk covered, right? हमें ऐसा लगता है 25 साल की एज पे मुझे क्या होगा in terms of health, मुझे क्या होगा in terms of life, but उतना छोटा सा पैसा contribute करके फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट को आप रीप भी कर पाएंगे, वरना इन्वेस्टमेंट आप रीप भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आई विल कंकर विथ व्हाट इवन बोथ ऑफ देम वर सेइंग कि रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो इन्वेस्टमेंट करके कोई मतलब ही नहीं है। तो गए काम से आपकी गाड़ी जो है वो रोड पे चलने के पहले ही ऑफ रोड हो जाएगी। मोहित, एक समस्या जो हम देखते हैं कि जो सबसे लोअर रंग है उनके लिए सरकार की बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो उनकी मदद करती हैं। आयुष्मान है भाई जो आपको मदद करता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, प्रधानमंत्री दुर्घटना योजना भी एक है। तो और जो सबसे ऊपर है वो अफोर्ड कर सकता है, वो जाएंगे, कीर्तन, पूनम, हेमंत है आपसे एडवाइस लेंगे, हर्ष से एडवाइस लेंगे, वो निवेश करेंगे, वो PMS में निवेश करेंगे, सिप करेंगे, जो भी उनकी पॉकेट अलाउ करेगी। पर जो मिडिल है, द मिडिल ऑफ द पिरामिड, जो कि कमा रहा है, जो यहाँ पर एक ऑडियंस ने भी ये कहा था, जो कमा रहा है, जो समझता है उसको ये सब करना चाहिए, वो ये नहीं कर रहा है। आपको नहीं लग रहा उसको थोड़ा एक्टिवेट करने की जरूरत है? वो कमा रहे हैं पर प्रॉब्लम वो कहीं निवेश नहीं कर रहे हैं, उनको क्या डर सताता है? और आपको लगता है वहां पर असली निवेश अगर आ जाए तो हमारा देश ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर बनेगा? जी, तो प्रियंका, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी जनरेशन हैज़ गॉन थ्रू इट्स ओन एक्सपीरियंसेस। व्हेन दे ग्रो अप विद सर्टेन सोशल एटीट्यूड्स एंड फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस। तो अगर आप US का एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर जो बेबी बूमर्स थे जो कि अभी आ रहे हैं वो फाइनेंशियली बहुत सैवी थे, पर वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद की जो जनरेशन आई US में, दे वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स, सो देयर एटीट्यूड ओवरऑल टुवर्ड्स फिनेंसेस इज नॉट सो बोल्ड, नॉट सो रिस्क टेकिंग। सो परहैप्स एक बहुत बड़ा रिस्क जो वर्ल्ड वाइड दिखता है कि जब ये जनरेशन आगे आएगी और पुरानी जनरेशन जब रिटायरमेंट के पास जाएगी और अपने इक्विटी निवेश को कम करेगी तो क्या होगा, वर्ल्ड ऑफ फाइनेंसेस में क्या होगा, राइट? तो उसी तरह से भारत की जो जनरेशन्स उभर कर आई है, सब ने अपने अपने दौर देखे हैं और आप जिस दौर में पले बड़े होते हैं उसी हिसाब से आपका एक मानसिक साइकोलॉजी जो कहते हैं वो बन जाता है निवेश को लेकर भी। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही आप उस तरह के एजुकेशन को बूस्ट करें जहाँ पर आपको फिनेंशियल एजुकेशन, फिनेंशियल इंपॉर्टेंस, पर्सनल फिनेंस ये सब सिखाया जाए। आज के स्कूल कॉलेजेस में, और शायद मुझे पता नहीं है कि मैंने कभी भी वो कोर्स पढ़ा भी था या देखा भी था, हमको कभी सिखाया नहीं गया। अब शायद करियर चॉइस के कारण हमने ये सब सीखा है और पढ़ा है, बट वो सिखाया नहीं जाता है। तो ये जो मिडिल इनकम ग्रुप है प्रियंका, इन्होंने इसे कभी देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो इनके पास इतने ज़्यादा उपाय नहीं थे। ये अभी बिकॉज मार्केट्स ऐसे हैं, हम लोग सब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आप सुपर ऐप लेके आ रहे हैं, आप TV पर आ रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, तो ये लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं और जान रहे हैं। इनके लिए भी अगर आप देखें तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है, छोटे छोटे पीसेस में लाया जा रहा है। आज आपका जो सिप था वो 1000 रुपये से 500 रुपये, बात चल रही है 250 रुपये की, और 100 रुपये पे भी अवेलेबल है, राइट? अगर आप ओवरऑल मार्केट को खरीदने जाएं तो आज 1,30,000 रुपये का निफ्टी आता है पूरा, पर आप उसे 1000 रुपये में भी खरीद सकते हैं। ये शायद आज के मिडिल इनकम ग्रुप को पता नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत रिस्क है, बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत समझदारी चाहिए, बहुत एजुकेशन चाहिए मुझे निवेश के लिए, और ऐसा नहीं है। तो इन सब मिथ्स को बस्ट करने के लिए लॉट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड। जैसा मुझे लगता है कि इस तरह के जो आपके कार्यक्रम हैं या जो आपके ऐप्स हैं उसे लेकर आ रहे हैं, तो नॉलेज गैप को फिल करने की जरूरत है। कैसे मालिक? Mr. Harshvardhan, I would like to ask you, so the importance of asset allocation cannot be undermined, especially when we have so many asset classes. It gets confusing for the investors also. So, sir, why investing as per the asset allocation is very crucial for the investor nowadays? Himali, I'll tell you, when you're creating a portfolio, you cannot create a portfolio with just one asset. Like it could not be only equities, only debt. It has to be a mix of everything. Okay, और ये क्यों ज़रूरी है? So like when you're even eating your food, आप सिर्फ vegetables लेके नहीं बैठते, right? I mean you have a mix of things. एक इन्वेस्टर को क्या समझना है कि हर एसेट क्लास
will have their unique characteristics. Okay, so while one will give you capital protection, the other will give you capital growth. Okay, so you have to have a mix of everything. तो आपका capital safe भी रहे, preservation mode में भी रहे और growth भी करे. अब एक इन्वेस्टर को ये डिजाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल हमने इमरजेंसी फंड की बात की, पूनम हैज स्पोकन अबाउट इमरजेंसी फंड. आप अगर इमरजेंसी फंड बना रहे हो, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी. उसमें आप रिटर्न्स, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है. रिटर्न साथ में मिलेगा, दैट इज फाइन, बट आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जब आप इमरजेंसी फंड कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जब मुझे पैसे चाहिए, मेरे कैपिटल पे कोई लॉस नहीं हो और मैं निकाल सकूं. तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लिक्विडिटी. यही चीज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और रियल रिटर्न्स हमें कमाने, विच मीन्स हमें ग्रोथ देखनी है. पोस्ट टैक्स, पोस्ट इन्फ्लेशन, ये सब में हमें रियल रिटर्न्स मिलने चाहिए. तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? ग्रोथ. लिक्विडिटी नहीं भी मिले तो चलेगा. यू अंडरस्टैंड? सो हमारी एज एन इंडिविजुअल अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जब आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं तो आप एक प्रोडक्ट में कैसे वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे? तो जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करें, अंडरस्टैंड करें और फिर इंप्लीमेंट करें, तो आपको अलग अलग एसेट क्लासेस ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगी. सो लिक्विडिटी फॉर शॉर्ट टर्म एंड ग्रोथ फॉर लॉन्ग टर्म. और लिक्विडिटी जब आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तो आप रिटर्न्स पे इतना फोकस ना रखें. रिटर्न्स आने चाहिए, लेकिन क्या रिटर्न्स ही मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं. सो ये प्रिंसिपल जब आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन में अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में जोड़ना ही पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें. अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है. जब हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, हमारे नेबर ने मार्केट में बहुत पैसे कमा लिए तो मुझे वही करना है. हमने ये सोचा ही नहीं हमें एक्चुअली प्लानिंग स्टेज पे क्या करना है. सो आई थिंक आंसरिंग योर क्वेश्चन इन वन लाइन, आपकी ज़रूरतें अलग हैं, हर प्रोडक्ट अलग तरीके से बिहेव करता है, तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को चूज करें. सो एसेट एलोकेशन अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा. राइट, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग और हिमालय की फाइनेंशियल प्लानिंग और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी और हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे करना चाहिए. समय कम है और मैं इसीलिए अब इस सेशन को रैप करूं, उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का रोल क्या होता है कि वो मेरी कमाई, मेरी बचत और मेरे फ्यूचर गोल्स के बीच में एक जुगलबंदी ला सके. अब मैं आप लोगों को गाने के लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन उस जुगलबंदी का एक एक मंत्र मैं आप लोगों से लूँगी, क्योंकि हमारा टाइमर देखिए टिक टिक कर रहा है तो मेरे पास उतना ही समय है. सो मैं हेमंत सर आपसे शुरू करती हूँ. वो जुगलबंदी का आपका क्या मंत्र होता है किसी को समझाने के लिए? भाई तुम्हारी कमाई, तुम्हारी बचत, तुम्हारा निवेश और तुम्हारा भविष्य, इन सब का जुगलबंदी कैसे आप लाते हैं? मुझे लगता है वो जुगलबंदी ऐसे होती है कि एज एन एडवाइज़र आप उनकी ज़रूरत को समझने की कोशिश करते हो, आप उनको सोल्यूशन बताते हो. पर मुझे लगता है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत ही एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. शायद आपको इनिशियली इतनी नॉलेज ना हो कि आप समझें, बट धीरे धीरे आप एक बेटर इन्वेस्टर बनेंगे, एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनेंगे और आप देखेंगे कि आप जो डिसीजन ले जा रहे हैं उनको आप समझेंगे कि क्यों ले रहे हैं और कौन डिसीजन हम क्यों नहीं ले रहे. तो मुझे लगता है जुगलबंदी तभी होगी जब दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन होगी. पैसों से सच बोलो, हमारे एक कीनोट स्पीकर कह रहे थे सच बोलना होगा भाई, कि गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट प्लानिंग है. पूनम मैम, आप कैसे जुगलबंदी का आपका मंत्र क्या होता है लोगों के लिए? मैं एकदम टीचर की तरह लग रही हूँ लेकिन टीचर हूँ नहीं. मुझे लगता है कि सभी को निवेश करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए. प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के साथ चलना चाहिए और उसके साथ हैंड होल्डिंग करनी चाहिए विद पेशेंस. तो मुझे लगता है पेशेंस इज द की फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड अचीविंग योर गोल्स विद अ प्रॉपर गाइडेंस. बट दैट्स डिफिकल्ट. कीर्तन, अब तो सब DIY हो रहा है. आप इतने सारे वीडियोस बना रहे हो, आपके साथ साथ इतने सारे यूट्यूबर हैं, लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, वो वीडियो बना के बता रहे हैं मुझे ऐसे करो निवेश, किसी के पास मत जाओ. और यहाँ पूनम मैम और हेमंत सर कह रहे हैं कि आपको एक एडवाइजर अच्छा चाहिए. आई थिंक दो पार्ट्स में इसका आंसर देना चाहूँगा. पहले तो इसका रीज़न है कि आप इसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं, तो मेरी वीडियो देखकर उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी पर्सनल टू ईच वन ऑफ यू. एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिस्क इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
इंडिया में अंडर इन्वेस्टमेंट उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। आज अगर कोई एक इंडिविजुअल 5,000 रुपए की SIP कर रहा है, वो एक्चुअली 20,000 रुपए की कर सकता है, पर उसको पता ही नहीं है कि उसे 20,000 की करनी है या करनी चाहिए। तो आई थिंक हैंड होल्डिंग में मेकिंग श्योर कि आप ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करा पा रहे हो इन्वेस्टर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्रोफेशनल। ओके, सो डोंट अंडर इन्वेस्ट। मोहित, आपका जुगलबंदी का मंत्र क्या है? प्रियंका, टाइमलेस क्लासिक है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू सेविंग्स। और आई थिंक अगर हम लोग सब अपने अपने जीवन में इसे फॉलो कर लेंगे तो कभी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। एवरीवन हैज टू लर्न टू लिव बिलो देयर मीन्स, एंड दैट्स द। तो पूरा बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी हम पर है। हर्ष, आपका मंत्र क्या होता है? आप क्या कहते हो? कैसे कमाओ, कैसे बचाओ, कैसे निवेश करो? सो प्रियंका, कीनोट स्पीकर की जो लाइन थी कि ट्रूथ क्रिएट्स वेल्थ, तो दैट इज एक्चुअली राइट। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज एक इन्वेस्टर को ये समझना है कि मुझे कितना आता है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आई थिंक ओवर एस्टिमेट देयर ओन एबिलिटी टू इन्वेस्ट, क्वाइट ऑनेस्टली। सो हर एक इंसान की स्पेशलाइजेशन होती है, एक्सपर्टीज होती है। अर्जुन से बेटर कोई वॉरियर महाभारत में था नहीं शायद, बट ही ऑल्सो हैड कृष्णा टू गाइड हिम। ओके, सो मुझे कुछ आता है इसका मतलब नहीं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना भी आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप से ट्रूथफुली पूछिए कि क्या मुझे इस फील्ड की एक्सपर्टीज है। अगर नहीं है, लाइक मुझे बहुत सारी चीज़ों की एक्सपर्टीज नहीं है, मैं उसकी सर्विसेज किसी और से लेता हूँ। सो यस, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेंगे, आप सही तरीके से कर पाएंगे। मुझे कोई चीज़ की जो मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, मैं किसी और से हेल्प लेता हूँ। मुन्ना भाई मूवी में एक एग्जाम्पल और था, जब बोमन नारायण ने कहा था कि मुझे मेरी डॉटर का जब ऑपरेशन करना रहेगा, मेरे हाथ कांपते हैं, राइट? और यहाँ पे DIY जो आपने कहा, सभी अपने आप पे ऑपरेशन कर रहे हैं, सब बायस्ड हैं। सो यू कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन। सो इट इज देयर इन राइटिंग, लेकिन अगर आपको खर्चे बचाने हर चीज में, द बिगर प्राइस यू गोइंग टू पे इन योर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, दैट्स ऑल। राइट, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हमें जो सिर्फ करना वो ये करना है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, राइट? वही पैसा आपका है, तो इनकम से पहले इन्वेस्टमेंट हटाइए, फिर वो पैसा, और पैसों से सच बोलिए। हमारे कीनोट स्पीकर ने भी कहा और हमारे पैनलिस्ट भी इसे एग्री करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट इनटू पर्सनल फाइनेंस। इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज वेट, ओवर टू गौरव। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू हिमाली। एक बार जोरदार तालियां हमारे पैनल के लिए। सभी एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद। और अब मैं मनी 9 के कार्यकारी संपादक शुभम शंखधर से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे पैनल के सभी एक्सपर्ट्स को सम्मानित करें, प्लीज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा देखिए, आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स का सम्मान हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि अभी बात सच की हो रही है, एक सच हमने और खोजा है देश के MSME सेक्टर के बारे में। एक वीडियो रिपोर्ट हम दिखाएंगे आपको वो रिपोर्ट देखनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज वो रिपोर्ट अगर हम प्ले कर सके। भारत में आत्मनिर्भरता की इमारत छोटे उद्योगों की बुनियाद पर ही बन सकती है। छोटे उद्योग रोजगार की रीढ़ हैं। ये इकाइयां स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में ग्रोथ का इंजन हैं।